नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, दुनिया में एपस्टीन फाइल ने भूचाल ला रखा है, लेकिन हमारे लिए अकेले ट्रंप ही काफ़ी हैं। दुनिया में जिस आदमी ने अपना डंका बजा दिया हो, दुनिया में जिसने भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिला दिया हो, दुनिया में फैसले जिनसे पूछ कर होते हैं, वो नरेंद्र मोदी ट्रंप को नहीं संभाल पा रहे हैं। और अब तो इंतहा हो गई, और ये केवल नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं है बल्कि भारत के जो प्रधानमंत्री पद का ही अपमान है। ट्रंप ने एक बार फिर से कह दिया कि वो नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर तबाह नहीं करना चाहते हैं, और इस पर पूरी बीजेपी में सन्नाटा पसरा हुआ है। हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, इस पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जयशंकर कह रहे हैं पीयूष गोयल से पूछ लो, पीयूष गोयल कह रहे हैं जयशंकर से पूछ लो। ऐसा लगता है देश अनाम और अज्ञात शक्तियों के हाथों में सौंप दिया गया है, और हम सब इस अपमान को जो भारत देश का हो रहा है, इसको सहने के लिए मजबूर हैं। ट्रेड डील किन शर्तों पे हुई, ट्रेड डील के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई, ना देश को ये पता है, लेकिन डंका अभी चल रहा है दोस्तों, क्योंकि मीडिया इन्हीं के हाथों में है। क्या हुआ, क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ, ये सोचने की बात है। आप जरूर इस पर अपने विचार रखिएगा। इसी पर चर्चा करते हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी के साथ। डॉक्टर साहब जी, ट्रंप का वैसे तो कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या कहते हैं, लेकिन ट्रेड डील होने के बाद इस तरह का जो बयान मोदी जी का है, ये बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही अपमानजनक मुझे लग रहा है। क्या हो रहा है ये दुनिया में? देखिए, बहुत खतरनाक दौर में हम लोग जी रहे हैं, और ट्रंप को बेशक कुछ लोग ये मानते हो कि वो कुछ भी कह सकता है, अनप्रेडिक्टेबल है, छिछोरा है, सतही है, जिसकी जो मर्जी है, लेकिन सच तो ये कि वो बहुत ताकतवर आदमी है। और इतना ताकतवर आदमी है कि वो किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठवा के बंधक बना लेता है, और पूरा विश्व उससे डरता है एक्सेप्ट चाइना। थोड़ा थोड़ा डर हर मुल्क में है, चाहे रसिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, या और देश भी हो पश्चिमी यूरोप के, एक्सेप्ट चाइना। ट्रंप से सब डरते हैं, अपने अपने हिस्से का डर सबके मन में है। और भारत की एक खास नीति ये रही है कि भारत ने अपनी संप्रभुता, सॉवरेनिटी जिसको कहते हैं, हमेशा कायम रखा है, और हर देश को रखनी चाहिए। भारत ही नहीं, हर एक देश को रखनी चाहिए, और वो रखते भी यथासंभव कोशिश करते हैं। जब दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी, तो पंडित नेहरू ने किसी भी ध्रुव में शामिल होने की बजाय एक तीसरा गुट बनाया, निर्गुट देशों का। उसमें आपके मार्शल टीटो भी थे और मिस्र के राष्ट्रपति भी थे। तो एक तीसरी दुनिया के देशों के वो नेता बन के उभरे। तो भारत पे कभी ये आरोप नहीं लगा कि उसने अपनी संप्रभुता या सॉवरेनिटी से समझौता किया हो। लेकिन पहली बार न केवल आरोप लग रहे हैं, बल्कि उसको अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार सिद्ध कर रहा है। ये शुरुआत अभी अगर ताज़ा हम देखें 2-3 वर्षों में, तो ये शुरुआत तब से हुई थी ऑपरेशन सिंदूर से, जब उसने कहा कि ये युद्ध मैंने रुकवाया, और आज तक वो सैकड़ों बार उस चीज़ को दोहरा चुका है। लेकिन भारत की सरकार मौन रही, जो उसकी आदत है कि वो कितना बड़ा मुद्दा उस पर आप चुप रह जाओ बस। और उसका उनको ये लगता है कि हर चीज़ का जवाब मौन है, और मौन भी या प्रतिक्रिया ना देना सच में एक जवाब मौन तो जवाब भी होता बोलते है। तो रहते हैं कुछ ना कुछ। ये बोलते हैं अपनी सुविधा अनुसार। इनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दिन में इन्हें कितना पीटा गया, इनकी कहाँ कहाँ बेइज्जती हुई। ये शाम के टाइम नॉर्मल हो जाते हैं कपड़े बदल के, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसकी अपने अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। अब ये जो बयान वायरल हो रहा है ट्रंप का कि माई ग्रेट फ्रेंड एंड मोदी लव्स मी, और फिर अगली लाइन वो जोड़ता है कि इसको अन्यथा ना लें, दूसरे अर्थों में ना लें, और मैं चाहूँ तो उसका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर सकता हूँ। तो इसका मतलब एक ये भी निकलता है कि वो करना नहीं चाह रहे, नहीं तो कर देंगे है। मतलब ट्रंप इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ नरेंद्र मोदी। अब जिसको ये बात कही जा रही है वो चुप है, वो तो चुप है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। और वो जब इस तरह के बयान देता है, जो कहता है मोदी लव्स मी, वो ये नहीं कहता कि ट्रंप आल्सो लव्स हिम। वहाँ रेसिप्रोकल नहीं है।
तो वो इनको ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये नॉन एंटिटी है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं। इनको डिक्टेट करता है कि आपने रूस से तेल नहीं खरीदना, और ये तैयार हुए वेनेजुएला से खरीदना है। देश में ये बता के राजी नहीं है कि हम नहीं ले रहे। अब उन्होंने एक काम करा है, इनकी क्रेडिबिलिटी देखे कि 4 लोगों की ड्यूटी लगाई है, उनका होम मिनिस्टर, उनका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनका कॉमर्स मिनिस्टर और उनका यहाँ जो राजदूत है, वो चारों इस बात की निगरानी रखेंगे कि ये जो डील हो रही है इससे इंडिया कहीं इधर उधर ना हो जाए। यानी चोरी छुपे कहीं ये तेल तो नहीं मंगा रहा, चोरी छुपे मतलब कुछ और ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही कि हमें बेवकूफ़ बना दिया हो और वो चीज़ें हरकतें चलती रहे। तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, अमृत काल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई विदेशी शक्ति देश को कंट्रोल कर रही है। एक तो वो आपको ये बता रहे हैं कि आपने किस किस दुकानदार से सामान खरीदना है, ठीक है, और किससे नहीं खरीदना और हमसे क्या खरीदना है। आप ये देखिए, वेनेजुएला से तेल यहाँ आएगा, हमारी रिफाइनरीज में वो कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है कि उनको रिफाइन कर पाएँ। डबल डिस्टेंस हो रही है रूस के मुकाबले। हम इतना महंगा तेल और इतनी परेशानियां खरीद के उसको लेंगे, हमारा क्या फ़ायदा है? लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। संसद का सत्र होता है तो प्रधानमंत्री को स्पीकर ये सलाह देते हैं कि साहब आप यहाँ मत आइए, आपकी जान को खतरा है। पहली बार, मतलब आज तक किसी प्रधानमंत्री की जान को संसद के अंदर सांसदों से खतरा नहीं। हाँ, और उस पर स्पीकर ये कह रहे हैं कि मैं उनका बड़ा आग्रही, मतलब उनका धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मेरा ये प्रस्ताव मान लिया। अरे भाई, आप 56 इंच के ना भी होते, लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे 56 इंच वाले, कोई और भी नहीं था, लेकिन वो तो नहीं डरे। मनमोहन सिंह, हाल ही में जो उनकी तस्वीरें अभी आ रही हैं, वायरल हो रही हैं कि भाजपा सांसदों उन्होंने घेर रखा है, उसके बावजूद वो अपना भाषण दे रहे हैं। तो क्या ऐसे में नरेंद्र मोदी को ये नहीं कहना चाहिए था किसी भी तरह का खतरा हो, मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच जा रहा हूँ और मैं आऊँगा? आना चाहिए था उनको। प्रवक्ता ने कहा कि वो महिला सांसद उनको दांत से काट सकते थे। नहीं, मतलब इसकी गिरने की तो कोई हद ही नहीं है ना। और आप पता नहीं मोदी जी की ये तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी का भट्ठा बिठा रहे हैं ये लोग। अब चक्कर क्या है कि जो इनके प्रशंसक हैं उनको कोई, अब वो आवारा हो चुके हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। सच्चाई तो ये है कि उनमें चल रहा है कंपटीशन। अभी एक वो पागल है असम का मुख्यमंत्री, उसने बंदूक की तान ली इस्लाम धर्म के मानने वालों के खिलाफ, और उनको वो आ रहा है कोई कि मीम वगैरह क्या होते हैं, गोली मार रहा है मुसलमानों को। तो पहले तो ये बयान दिया था कि 5 की जगह 4 रुपए खरीदना, हाँ, फिर उसको डिलीट भी कर लिया। उधर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो मलेशिया का जो प्रधानमंत्री है, वो जब प्रधानमंत्री नहीं भी था तब भी मेरा दोस्त था। भारत से बाहर के जितने मुसलमान हैं वो सब इनके दोस्त हैं, भारत के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो उनके दुश्मन हैं। और इनका मुख्यमंत्री जो संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा के इस तरह के फोटोज के आ रहे हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। और ये मान के चलते हैं कि बाकी दुनिया नहीं देख रही। ये कई बार भाषण देते हैं कि दुनिया देख रही है, विश्व देख रहा है। दुनिया तो तुम्हें देख रही है। एक्चुअल में तो विश्व तुम्हारी हरकतों को, करतूतों को देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। वो ये देखते हैं कि गांधी नेहरू का देश, पटेल का देश, सुभाष चंद्र बोस का देश, उसका नेतृत्व आज कितने सतही किस्म के छिछोरे और निकृष्ट लोग, घृणित लोग कर रहे हैं। लेकिन इन्हें कोई शर्म ही नहीं है किसी बात की, जो कि इनके पास में, जो मैं शुरू से कहता रहा हूँ, एक 15-20 करोड़ लोगों का ऐसा एक हुजूम इनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया है, जो इनकी हाँ में हाँ उन्होंने मिला, इनको मतलब बर्बाद करने की ठान ली है। हाँ, बर्बादी करेंगे, इस हिसाब से तो करेंगे। अपनी समझ कोई है नहीं। मेरे पास तो धर्मेंद्र जी, मैं जब ये 14 या 15 में जब भी बने थे प्रधानमंत्री, तो मैं अपने अभिनय मित्रों के बीच में ये चर्चा कर देता था कई बार कि मुझे इस तरह का भविष्य नज़र आ रहा है। अब उनके फ़ोन आते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मुझे भी खतरा हो सकता है। अब मैंने चूँकि वो सार्वजनिक रूप से नहीं कहते, उनका मैं दावा भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे मित्र ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता था। और मैं ज्योतिषी भी नहीं हूँ, सारी चीज़ों का पता है, लेकिन मैं मनोवैज्ञानिक आधार पे इस व्यक्ति का आकलन कर रहा था। 1.5 साल में मुझे महसूस हो गया था नरेंद्र मोदी नाम का प्राणी जो है वो फेक है, वो एक छवि गढ़ी जा रही है उसकी, और किसी न दिन इस तरह के गुब्बारे फूटने होते हैं। तो गुब्बारा धर्मेंद्र जी पूरी तरीके से फूट रहा है, और प्रधानमंत्री अब पूरी तरह से फंसे हुए हैं इस समय में। ये उनका नैतिक दायित्व है, उनको अपने चरित्र की रक्षा करते हुए सारी चीज़ों पे
सदन में या सदन के बाहर ये कहना चाहिए। पहली बात तो ये बिल्कुल डिक्लेयर करें कि मैं ट्रंप से नहीं डरता, ना तो ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने में उनकी कोई भूमिका थी और ना ही एपस्टीन मामले में मैं किसी तरह का मुझे डर है। और अगर वो मेरा कैरियर बर्बाद कर सकते हैं तो मैं उनको चुनौती देता हूँ कि करो। हाँ, वो जो यहाँ जो फाड़ फाड़ के गला चिल्लाते हैं ना, कांग्रेस का युवराज और ये और वो, अगर इस एक्शन में वो ये कह दें कि अगर ट्रंप ने अपनी माँ का दूध पिया है, मुझे नहीं पता अमेरिका में माँ का दूध पीना कितनी, हाँ मतलब कोई बड़ी बात है हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बात है। इससे आदमी के अंदर का वो जमीर जाग ही जाता है। तो या कोई और अपने लोगों से पूछ लें भाई ऐसी कौन सी बात है जो ट्रंप को चुभ जाए, जो अंग्रेजी में हो और वो मेरे पॉलिटिकल करियर को ख़त्म कर दे, है ना। क्योंकि यहाँ तो समझ में आ रहा है लोगों की बात हद से पार जा चुकी है। अब हम तो इस चक्कर में ट्रंप की अंग्रेजी और समझने लगे, इनकी हिंदी आती नहीं है बाहर। ऐसा मुंह चिगुड़ चिगुड़ से बात करता है सर वो है, हाँ। उसको पता नहीं होता एक्चुअली क्या कह देगा। भाई वो तो जैसा है, चलो उसके होने पर तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ठीक है ना। और हमें नरेंद्र मोदी जी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही 2014 में ये अपने प्राइम मिनिस्टर बने थे अपना काम करते, लेकिन इन्होंने दूसरी लाइन पकड़ ली, कांग्रेस मुक्त भारत, नेहरू के खिलाफ, इंदिरा के खिलाफ, राजीव के खिलाफ, सबको गालियां दे रहे हो। सर इनकी सारी गलतियां माफ की जा सकती हैं सिवाय इसके कि इन्होंने जो देश का धार्मिक स्वभाव है ना सर, वो बिगाड़ दिया सर। इन्होंने कम्युनिटी को कम्युनिटी से लड़ा दिया सर। ये मतलब ये तो पता नहीं कितने साल रहेंगे ना रहेंगे, कौन कितना दुनिया में आया है, लेकिन जो 20 बोधी है ना सर इन्होंने नागफनी के, वो लहूलुहान करेंगे सर आने वाली पीढ़ियों को। दरअसल ये जो भारत में दक्षिण पंथ की जो राजनीति है, ये क्या समझते हैं, ये मतलब ये वाली राजनीति नेहरू को समझ में नहीं आती थी, ये नेहरू को पता नहीं था। या इस विचारधारा के नेताओं पे हमेशा यह आरोप लगता है कि अंग्रेजों के साथ मिलकर राजनीति करते थे, उनके हितों की पोषण करते थे। और अंग्रेज के बारे में मशहूर था कि डिवाइड एंड रूल, वो डालो राज करो जी। हाँ, तो इन्होंने ये पाठ बड़ी अच्छी तरीके से आत्मसात कर लिया है कि बांटते रहो लोगों को, और इस हद तक बांट दो, इस लेवल तक बांट दो कि वहाँ बांटना मुश्किल हो जाए। जैसे वो कहते हैं ना, परमाणु को कहते थे कि परमाणु वो है जो अविभाज्य है, और उसको इतना बांटते चले जाओ, इतना बांटते चले जाओ कि जो जहाँ वो बटे ही नहीं सकता, उसको परमाणु कहते हैं। ये डेफिनेशन थी। तो ये उस स्तर पर ले आए हैं कि इन्होंने तो जातीय ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण और गोत्रीय ध्रुवीकरण और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण, जो भी पोलराइज्ड हो सकता था सब करे, सारे कर लिए, सारे हथकंडे अपना के। ये तो अब देखिए एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर उसकी जबकि वो संविधान की शपथ लेता है जी कि मैं सबको बराबरी पर रखूंगा, समानता से रखूंगा, मेरे संज्ञान में जो मामला आएगा नहीं आएगा, गुप्त रखूं। मतलब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर ये ऐसे लोगों को बनाने लगे सर, तो इस देश का मतलब क्या ही होगा, ये समझ में ही नहीं आ रहा सर। देखिए मैं तो ये मान कर चल रहा हूँ कि अब जो इनके समर्थक लोग हैं वो, उनको थोड़ी राहत इस बात से मिलती है जब अब ये तो मानने लगे कि मोदी जी का ज़्यादा समय सत्ता में है नहीं, पर उनको इस बात को लेके बहुत आशान्वित हैं और उनको ये लग रहा है कि 100% इसके बाद योगी आएंगे। तो उनकी जो सोच है उसको बड़ा आराम मिलता है इस बात से। क्यों? किस आधार पर कि जितने विषाक्ति हैं, जितनी टॉक्सिसिटी इनमें है, उनमें उससे ज़्यादा है। मुझे यहाँ खतरा नज़र आ रहा है कि उससे ज़्यादा टॉक्सिसिटी हेमंत बिस्वा में आ गई। इनको बुला लो, है ना। और वो देखो नॉर्थ ईस्ट का भी है और कांग्रेस से निकला हुआ भी है, और मुसलमानों के प्रति उसके दिल में इतनी घोषित नफरत है कि उसका कोई मुकाबला भारत में नहीं कर सकता। तो मैं तो इनको सलाह दूंगा कि भाई आप हेमंत बिस्वा को मौका दो कम से कम। योगी को तो वही पछाड़ देगा। तो इनका एक ही मापदंड है कि आपकी कितनी नफरत मुसलमानों के प्रति है, अल्पसंख्यकों के प्रति है, कितनी नेहरू परिवार से नफरत है, कितनी आपकी पढ़े लिखे लोगों से नफरत है, कितनी कम्युनिज्म से नफरत है। जो मैं 9 तरह की नफरतें बताता हूँ जिसका जो इनकी विचारधारा को पोषित करते हैं, उसी आधार पर इनका चयन होता है। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उस मुकाम पे पहुंच गई है कि अब ये वापस लौट नहीं सकते, इसमें बैक गियर नहीं है, वापस ही नहीं है। इन्होंने पूरे मतलब 2014 से पहले तक एक समझौतावादी राजनीति की थी। अब तो इनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम किस दिशा हाँ, जैसे राम मंदिर ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इन्होंने कहा कि जब तक हमारे पास पूर्ण समर्थन नहीं मिलेगा हम अपना
असली चेहरा नहीं दिखाएंगे। बट अब ये दे हैव बीन एक्सपोज्ड बैडली, सबको पता है कि इनका क्या है। उसके बावजूद भी अगर देश में इनको समर्थन मिलता है तो अभी देश जाने, देश का भाग्य जी, देश की जनता तय करे दे क्या रही है। करना देश के 15-20 करोड़ लोग तो इनके डेड वो भी हैं सर। हाँ, अब यूएस डील हुई है, सब लोग परेशान है, किसान सड़कों पर उतर रहे हैं। आपने उनके कृषि मार्केट उनके लिए खोल दिया सारा, और आपके उनके डेयरी प्रोडक्ट्स आएंगे, फ्रूट्स आएंगे, दुनिया भर की चीज़ें आएंगी, और उसका आप तर्क ये दे रहे हो कि इससे हमारे किसानों को मदद मिलेगी। अब ये लॉजिक समझ से बाहर है कि हमारे उद्योगपति, छोटे स्तर के जो मंझले के वो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनको कैसे लाभ मिलेगा? कोई समझा नहीं रहा है इस बात को। और वो यही बता रहे हैं कि फला मंत्री कह रहा है, उससे पीयूष गोयल से पूछ लो, गोयल कह रहा है कि उससे पूछ लो, तुम्हारे यदि यहाँ कोई जवाब ही देनी है। अब वो राहुल गांधी जो कहते थे ना कि ये TIN है, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। यहाँ ए जो है वो अल्टरनेटिव नहीं, अकाउंटेबिलिटी है। तो सरकार की कोई जवाबदेही किसी तरह की है ही नहीं। तो यहाँ अब देख लो, पिछले दिनों से क्या रहा है, एक फाइल और एक किताब, इन्हीं का झगड़ा सारा का सारा। भाई अगर इतने बड़े थल सेनाध्यक्ष ने ये किताब है ना सर, ये मैं जब वर्ल्ड बुक फेयर में गया ना, ये बिक रही थी सर उस बुक फेयर में। हाँ, तो अमेजोन से हटाई गई ना, उस दिन अगले दिन हटा दी। ये बुक फेयर में रखी हुई थी, मैं खरीद नहीं पाया। ये हमारे एक मित्र हैं फेसबुक पे, उन्होंने कहा कि मेरे पास ये किताब है। और अब तो किताब हो या ना हो तो सबको पता चल गया। अब तो अब व्हाट्सएप पे PDF भी आई हुई है। हाँ, तो आ जाएगी वो तो। सच छुप नहीं सकता ना। और सेना अध्यक्ष है तो उसके खिलाफ अब ये कुछ बोल नहीं पा रहे। अगर ये किताब किसी और ने लिख देती, अदरवाइज तो इनको, जैसे BK मेनन ने किताब लिखी थी नेहरू के ऊपर, या ऐसे तरह, इनको बड़े प्रिय लोग हैं उनके, उनको ये बार बार कोट करते हैं। लेकिन भारत की जनता इस मामले में ये भी मान चुकी है कि जो हुआ था वहाँ चाइना के साथ में, उसको असत्य भी लोगों को पता चल गया। छुपता नहीं जी, राजनीति में सत्य ना कभी न कभी बाहर निकल आता है। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटता तो ही है, बीच चौराहे फूटता है। भाई धार्मिक देश हमारा, यहाँ लोग भगवान से डरते हैं। अभी अधिकांश जनता भगवान से डरती है, और इसलिए पाप करते हुए, अपराध करते हुए भी डरते हैं बेचारे। एक अभी मैं किसी का वीडियो देख रहा था, वो बागेश्वर बाबा की कोई भगत थी, वो भूत बड़ा, उसके अंदर भूत गया हुआ था, तो उन्हें कहा राहुल गांधी बोली जिंदाबाद। भूत भूत बातें कर रहे हैं वहाँ पे। नहीं, बहुत हैं। एक वीडियो मैंने भी देखी थी, उसमें करा थी 2026 में 100%, ये 1000% अब मान के चलिए कल की अवतार लेंगे इसी 2026 में। और वो कर्क राशि होगी उनकी जन्म की राशि, और राजस्थान से पैदा होंगे। अच्छा जी, यहाँ गलती कर गए वो। अगर गुजरात कह देते तो ऑलरेडी ले चुके हैं अवतार तो। हाँ, ये कल की अवतार ही तो है जी। हाँ, कल की अवतार है, पूरे देश की किल की निकाल रही है। उसने ये भी बताया कि 30 जून 2025 जो था वो कलयुग का अंतिम दिन था। अच्छा है। और सतयुग का प्रारंभ था, और ये भारत से ही मतलब ये सारी चीज़ें होनी है। तो मैंने वो सेव करके रखी है, तो मैं देखते हैं बाद में क्या होगा, है ना। तो कल की आ चुके हैं, कल की आएंगे तब तक किल की निकल जाएगी। लेकिन ये अजीब था सर, संसद में खतरा हो गया प्रधानमंत्री को ना। देखो संसदों से खतरा है। हाँ, तो इस आधार पे एक पहली बात तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की जगह बिरला जी को बना देना चाहिए। कि वो ये तो बताएं उनका स्रोत कहाँ से आ रही है खबर, कि वो महिलाएं हैं और उन्होंने ये तय किया कि वो शस्त्र तो होंगी नहीं, वो दांतों से काट लेंगे प्रधानमंत्री को। और मैं तो कहता हूँ कि बिरला जी ये आसान कर देते इस देश पे कि ये होने देते तो सारी दुनिया में हमारा फिर से डंका बजता कि भारत के प्रधानमंत्रियों को जो है दांत से काट खाया हो महिला सांसदों ने। सिर्फ ये वो है एक तरीका था अपने आप को बचाने का। वो फेस नहीं कर पा रहे थे, पार्लियामेंट को फेस नहीं कर पाया पहली बार। राज्यसभा में गए, वहाँ भी सारा उठ के चला गया विपक्ष, तो अपने लोगों के बीच में अपने तालियां बजवा रहे हैं और नेहरू 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 ही रह गए। दोस्तों, कभी मोदी जी ने ही कहा था कि देश की साख गिरती है। मुझे लगता है कि ये साख का खतरा मोदी जी से ही देश को है। और
पता नहीं क्या होगा और कब ये देश जागेगा और कब देश के लोगों की आत्माएं जागेंगी, क्योंकि 15-20 करोड़ लोग तो कम से कम ऐसे तैयार किए हैं मोदी जी ने, जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस रात को सुबह कहेंगे तो वो सुबह कहेंगे, सुबह कहेंगे, सुबह को रात कहेंगे तो रात कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत हर मोर्चे पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मार खा रहा है, अपमान झेल रहा है और ख़तरों में जी रहा है। अब इनकी परिणति क्या होगी ये कुदरत जानती है, वक्त का क्या तगाजा है पता चल जाएगा। लेकिन पाप का घड़ा अब भर रहा है और पता नहीं कब फूटेगा ये, कब इसका समय आएगा। आप अपने विचार जरूर रखना दोस्तों, प्यार प्रेम बनाए रखिए, एक दूसरे से नफरत मत करिए, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखिए। देखिए, नेहरू से लेके अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं सबको ये पता था कि ये राजनीति की जा सकती है, बहुत आसान राजनीति है नफ़रत की राजनीति, लेकिन उन्होंने नहीं की, सोच समझ के नहीं की। इन लोगों ने की है क्योंकि इनका जो जन्म है, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो नफ़रत के ऊपर आधारित है और ये हमारे देश को पीछे ले जाएगी। तो हमें पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। शुक्रिया आपका। नमस्कार। नमस्कार।